हेलो डियर स्टूडेंट, कल जो आप लोगों का अकाउंटेंसी का एग्जाम होने वाला है, उस अकाउंटेंसी के एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन निकालना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड फॉर्मेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हम लोगों को उनका फॉर्मेट याद नहीं है या फॉर्मेट भूल चुके हैं, तो आप जो है एक एक करके फॉर्मेट को समझाओ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब्सक्रिप्शन निकालने का फॉर्मेट, साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि अकाउंटेंसी में ये चारों फॉर्मेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चारों में से ही जो है वो न्यूमेरिकल आप लोगों को पूछा जाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कैसे निकलता है, तो ये एक सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को सब्सक्रिप्शन निकालने का हम फॉर्मेट भी समझा रहे हैं। देखो, सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। सब्सक्रिप्शन लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पार्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर उसको दिखाते हैं। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ होता है, जो क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, उसको दिखाते हैं। ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग ईयर को लेस करते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग को ऐड करते हैं। देखो, ऐड किसको करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग को और एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग को, इन दोनों को ऐड करेंगे और जस्ट इन दोनों का उल्टा को लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग को जोड़े हैं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग को घटाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग ओपनिंग को जोड़े हैं तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग को घटाएंगे। उल्टा, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को जोड़े, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को घटाएं। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग को जोड़े, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग को घटाएं। अपोजिट, तो प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। अब ओपनिंग कौन है, क्लोजिंग कौन है, ये पता करने का सिंपल तरीका है। हम आप लोगों को एक ट्रिक समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में देखना कि क्वेश्चन में ईयर कौन सा दिया है। सपोज कर लो एक ईयर है आपका 2020 और एक है आपका 2021। तो इन दोनों में 2020 और 2021 में पहले 2020 आया है, तो जो पहले आता है ये होता है ओपनिंग ईयर। ये कौन सा ईयर है, ओपनिंग ईयर। और 2021 बाद में आएगा तो ये आपका होगा क्लोजिंग ईयर। अगर सब्सक्रिप्शन में आप ओपनिंग क्लोजिंग समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। तो बेसिकली क्या बोला, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 के लिए निकालने बोला है। क्या क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2020 31 दिसंबर 2020। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2020, देखो 1 जनवरी और ये 31 दिसंबर, तो पहले जनवरी आएगा फिर 31 दिसंबर। तो जनवरी ये ओपनिंग है, यानी ये जो दो बैलेंस दिया है ये ओपनिंग बैलेंस है पूरा, और ये दो बैलेंस है ये क्लोजिंग है। ओपनिंग क्लोजिंग समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है 13,200, क्लोजिंग है 11,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग है, एडवांस देखो एडवांस ओपनिंग है 6,800, क्लोजिंग 9,200 और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,52,000। ठीक, अब फॉर्मेट बनाते हैं तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,52,000, यहाँ दिखाएंगे 1,52,000। ठीक, फिर अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये ओपनिंग ईयर है, ये क्लोजिंग। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कभी कभी इसको पलट के दे देता है, पलट के। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये क्लोजिंग है 11,000, तो 11,000 रुपया को हम लोग ऐड करेंगे। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग इसको जोड़े हैं और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग ईयर है, यानी 6,800 को जोड़ेंगे, 6,800 को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 11,000 प्लस 6,800, तो ये हो जाएगा आपका 17,800। अब जिसको जोड़े हैं उसके अपोजिट को घटाएंगे, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग को घटाएंगे। तो देखो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 13,500 रुपया घटेगा, तो जो घटता है उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग है 9,200। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 0 0 5 और 2 7 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 12 के 2 हाथ में हासिल 1, 1 और 1 2। क्या करेंगे, 1,52,000 में 17,800 जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 27,000 को घटा देंगे। घटा करके यहाँ जो मेरा आंसर आएगा वही सब्सक्रिप्शन होगा। क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से सब्सक्रिप्शन बनता है। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन देगा तो एक बार आप क्या करना, क्वेश्चन में लिख लेना कि ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है। ठीक, तो इससे आपको बन जाएगा। ठीक,
अच्छा, सपोज कर लो 20 है, 21 है, और इसी के जगह मान लो अगर आपको बोलता कि 2022 का एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला, तो ये एडवांस कौन से साल का मिला है? क्लोजिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग होता। इस तरीके का भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब तुरंत इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, अब आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट समझा रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है और क्रेडिट साइड में इनकम को। ध्यान ये रखना कि इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले आप लोगों को क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे चुका होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। अब ध्यान ये रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम आता है, लेकिन सभी तरीके का इनकम नहीं आता है, क्योंकि एनपीओ में दो तरीके का इनकम होता है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। तो याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर को दिखाएंगे। जो भी रेवेन्यू इनकम होगा उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, बाय साइड रेवेन्यू इनकम को। कौन सा इनकम को? रेवेन्यू इनकम को। इस चीज को याद रखना, ठीक है? जितना भी रेवेन्यू इनकम होगा, जो भी रेवेन्यू इनकम होगा उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और जो भी रेवेन्यू पेमेंट होगा, जो भी क्या होगा? रेवेन्यू पेमेंट्स होगा, रेवेन्यू पेमेंट्स को दिखाएंगे हम लोग डेबिट साइड में। ठीक है, क्लियर है? याद रहेगा, इनकम में रेवेन्यू इनकम को क्रेडिट में, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू पेमेंट, पेमेंट एक्सपेंडिचर ही ना होता है, रेवेन्यू पेमेंट को डेबिट में। ठीक, हाँ, किसी किसी के साथ क्या रह सकता है? आउटस्टैंडिंग। तो याद रखना, किसी के साथ, किसी भी चीज के साथ, चाहे इनकम हो या एक्सपेंडिचर, अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को ऐड करते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? आउटस्टैंडिंग रहा तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को ऐड करेंगे, और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग रहा तो माइनस करेंगे। एडवांस के लिए भी सेम रूल, एडवांस ओपनिंग रहा तो प्लस करेंगे, एडवांस क्लोजिंग रहा तो माइनस करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज के साथ, हो सकता है सैलरी हो गया, या हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, किसी के साथ भी अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको जोड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है तो घटाएंगे, क्लोजिंग है तो जोड़ेंगे, एडवांस ओपनिंग है तो जोड़ेंगे, क्लोजिंग है तो घटाएंगे। इसके बाद जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पोस्ट कर देंगे तो लास्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे। तो जोड़ने से दो चीज होगा, या तो डेबिट घटेगा या क्रेडिट। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाए, सपोज कर लो ये पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम आ रहा है। क्या कम आ रहा है? डेबिट कम आ रहा है। तो जब डेबिट कम आएगा तो वो आपका आता है टू सरप्लस। क्या आता है? सरप्लस। डेबिट कम आएगा तो सरप्लस, और सरप्लस को क्या लिखते हैं? सरप्लस को लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, आया समझ में? इस चीज को याद रखना, अगर डेबिट घटेगा तो क्या आएगा? सरप्लस, और सरप्लस को क्या लिखते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और सपोज कर लो कि अगर डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम आ रहा है, और अगर क्रेडिट कम आता है, क्रेडिट कम आ रहा है, तो वो आपका डिफिशिएट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिफिशिएट। और डिफिशिएट को क्या लिखेंगे? डिफिशिएट को लिखेंगे एक्सपेंडिचर, डिफिशिएट को लिखेंगे एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, आ गया समझ में? बस अब इतना भी थोड़ा समझ लो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं बस। इसके अलावे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी एसेट नहीं जाएगा, ना तो केस का ओपनिंग बैलेंस, ना केस का क्लोजिंग बैलेंस, ना बैंक बैलेंस, ना ही कोई फिक्स एसेट, ना ही कोई करंट एसेट, ना ही कोई लायबिलिटी, कुछ नहीं जाएगा। ना ही लेगेसी। लेगेसी सिर्फ तभी जाएगा जब क्वेश्चन में बोला जाए कि लेगेसी को रेवेन्यू मानो, और अगर लेगेसी को रेवेन्यू के लिए नहीं बोलेगा तो लेगेसी को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। एकदम सिंपल फॉर्मेट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और मेन समरी यही होता है। ठीक है, समझ में आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? अब आपको एक दो क्वेश्चन को इससे प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाए। ठीक है, अब आते हैं आप लोगों को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट समझाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट पूछ रहे हैं, तो आओ रीवैल्यूएशन अकाउंट भी समझा देते हैं। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों को समझा रहे हैं। यहां लिखे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के देखो पार्टिकुलर अमाउंट इस साइड डेबिट बैलेंस होता है, इस साइड क्रेडिट बैलेंस। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको फार्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी साझेदारी फार्म के पुनर्गठन के समय बनाया जाता है, इसलिए क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में फार्म का जो भी एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस इंक्रीज और डिक्रीज का अमाउंट दिखाने के लिए और साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज होने से किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो दिखाने के लिए, यानी बेसिकली यहां सिर्फ उन्हीं एसेट और लायबिलिटीज को दिखाएंगे जिसका अमाउंट या तो इंक्रीज किया है या तो डिक्रीज किया है। अब एसेट बढ़ रहा है, एसेट घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी घट रहा है, तो उसको कहां दिखाएंगे, ध्यान से समझना। एक बार बस एक चीज समझ लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट सब समझ गए। कोई भी एसेट इंक्रीज होगा डेबिट में, कोई भी एसेट इंक्रीज होगा क्रेडिट में, एसेट इंक्रीज होगा क्रेडिट में, तो यहां लिखते हैं बाय इंक्रीज इन एसेट। कोई भी एसेट इंक्रीज हो तो क्रेडिट में, ठीक है। कोई भी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसेबल, स्टॉक, कुछ भी एसेट इंक्रीज हुआ क्रेडिट में। अब इसका जस्ट उल्टा इसके अपोजिट साइड जाएगा। अगर एसेट इंक्रीज हुआ क्रेडिट में और एसेट डिक्रीज होगा, घटेगा, तो डेबिट में। टू डिक्रीज इन एसेट, क्लियर है। अब लायबिलिटी इसका उल्टा होता है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट में, तो यहां लिखेंगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। कोई भी लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगा तो उसको दिखाएंगे डेबिट में, ठीक। और अगर लायबिलिटी घटेगा, डिक्रीज होगा, तो जस्ट इसके उल्टा, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटीज घटता है तो उसको दिखाएंगे क्रेडिट में, ठीक। इसके अलावा अगर फार्म को किसी भी तरीके का अनरिकॉर्ड एसेट मिलता है तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, बाय अनरिकॉर्ड एसेट, ठीक है। अगर अनरिकॉर्ड एसेट को क्रेडिट में, तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को कहां दिखाएंगे, अपोजिट साइड, जस्ट उसका अपोजिट, तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को डेबिट में दिखाएंगे, टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज, इसको डेबिट में, ठीक। इसके बाद कभी कभी आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स काटने बोलेगा, यानी डेटर्स पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कटता है और डेटर्स पे प्रोविजन कटना आपके लिए लॉस है, तो वो डेबिट में होगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कभी कभी ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से भी रहेगा, उसको दिखाएंगे डेबिट में। इसके अलावा कभी कभी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या तो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज, अगर इंक्रीज होगा तो उसको दिखाएंगे डेबिट में, टू इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। और अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स घट गया तो अपोजिट साइड दिखाएंगे, बाय डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बस हो गया, यही तो जी फॉर्मेट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी एसेट इंक्रीज होगा क्रेडिट में, कोई भी एसेट डिक्रीज होगा डेबिट में, लायबिलिटी इंक्रीज होगा डेबिट में, लायबिलिटी डिक्रीज होगा क्रेडिट में, अनरिकॉर्ड एसेट रहेगा, कोई भी क्या रहेगा, अनरिकॉर्ड एसेट रहेगा क्रेडिट में, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी डेबिट में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट में, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट में, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट में। बस हो गया। इसके बाद इसको करेंगे हम लोग बैलेंस। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो भी यहां दो चीज होगा, या तो डेबिट घटेगा या क्रेडिट। सपोज कर लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए और क्रेडिट ज्यादा आया, यानी क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम आया, और अगर डेबिट कम आया तो ये कहलाता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर डेबिट ज्यादा आया तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बैलेंसिंग फिगर से ये अमाउंट आता है यहां, ठीक है, प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट कम आया, सपोज कर लो डेबिट ज्यादा है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम आया, तो ये आपका आता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान ये रखना, प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलेगा, तो यहां ब्रैकेट में लिखा जाता है ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। सेम यहां भी वही लिखेंगे, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलेगा। सपोज कर लो ओल्ड पार्टनर था ए, बी और सी, तो ये ए, बी और सी को मिलेगा। लॉस भी आएगा तो भी ए, बी और सी तीनों को मिलेगा।
समझ में आया? इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसको फॉर्मेट को अच्छा से नोट डाउन करो, अच्छा से लिखो और बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रीवैल्यूएशन अकाउंट का। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो 3 फॉर्मेट हो गया। सब्सक्रिप्शन निकालने सीख लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीख लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख लिए। अब आप लोगों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बताते हैं। किसका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। देखिए, अभी आप लोगों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से बता रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड एग्जाम में आप लोग को नहीं पूछेगा। तो यहां लिखे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, या तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। एग्जाम में 2 चांसेस है। पहला, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सिंगल क्वेश्चन देगा 5 नंबर का, या तो तीनों एक्टिविटी को मिला करके जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन देगा। तो हम तीनों एक्टिविटी को एक साथ नहीं बता रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बता रहे हैं कैसे बनता है। तो यहां पार्टिकुलर डिटेल्ड अमाउंट है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्वेश्चन में आपको दे देगा, ठीक है, कि प्रॉफिट कितना हुआ है ये दे देगा, नहीं तो 2 ईयर्स का प्रॉफिट रहेगा, उन दोनों को माइनस करके जो है प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को अमाउंट में दिखाएंगे। बहुत सिंपल होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस थोड़ा सा समझना है। तो प्रॉफिट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर को दिखाएंगे, इसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। किसको? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या क्या हो सकता है? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ सकता है डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और भी कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। तो जो भी, और एक चीज और आता है इसमें, गुडविल रिटेन ऑफ, यानी डिक्रीज इन गुडविल जो घटता है वो भी आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। तो जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है सबको यहां दिखाएंगे और जोड़ करके बाहर दिखा देंगे। ठीक, अब देखो ऐड किए थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, तो माइनस होता है इसका उल्टा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जोड़े थे तो लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स को, ये घटेगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन में क्या क्या आता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आता है और रिफंड ऑफ टैक्स। ये दोनों को घटाएंगे, तो घटाने वाला आइटम को जोड़ के यहां घटाएंगे। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जोड़ेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन को घटाएंगे, तो इन सबको प्लस माइनस करके एक अमाउंट आता है। इस अमाउंट को यहां देखो किस नाम से पुकारते हैं? इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर से बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया ये। अब इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के, जैसे कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ के जितना भी करेंट एसेट है, अगर वो करेंट एसेट डिक्रीज होगा तो जोड़ेंगे और करेंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो जोड़ेंगे। उसको देखना क्वेश्चन में कि कौन कौन सा करेंट एसेट डिक्रीज हो रहा है और कौन कौन सा करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, जो करेंट एसेट जितना से बड़ा है और करेंट लायबिलिटी जितना से जो करेंट एसेट जितना से घटा है और करेंट लायबिलिटी जितना से बड़ा है उसको प्लस करेंगे, अमाउंट दिखाएंगे यहां। उसके बाद माइनस होगा, डिक्रीज इन करेंट एसेट को जोड़े थे तो माइनस करेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी को जोड़े थे तो माइनस करेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट, यानी जिसका जोड़ेंगे उसके अपोजिट को घटाएंगे। तो इंक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, घटाने वाला आइटम को घटाएंगे। तो जब इसमें इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो यहां आंसर निकल करके आ जाएगा। अब ध्यान ये रखना, अगर आंसर प्लस में आया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर माइनस में आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आया समझ में?
यही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट होता है। मॉडल पेपर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चंस दिया है, यही उसका फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को याद करके एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, बस आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ में आ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया, और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप लोगों के लिए हो गया। अनडाउटेडली इन्हीं के बीच में से जो है न्यूमेरिकल आपको पूछेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो कमेंट करके बता देना हमको। ठीक है, चलो।